हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को, ठीक है? और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डीएसएसबी पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उन सभी एग्जाम्स को दोस्तों मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? और अगर आप लोग भी डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। कि आज हम क्या सीखेंगे? जनरल अवेयरनेस सीखने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, सभी को पता है, ठीक है? दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाऊंगा ही, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसकी हिस्ट्री क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है? तो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस बना के रखना है और क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है? तो क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो दोस्तों हिंदी में ये रहा और इंग्लिश में ये रहा। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है वो हिंदी में रीड कर सकता है और जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में रीड कर सकता है, ठीक है? तो क्या लिखा है क्वेश्चन में फर्स्ट में? इसमें लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन्ड द इंडिया गेट। कह रहा है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया था? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया गेट है क्या और कहां पे है। तो सबको पता होगा कि इंडिया गेट कहां पे है? दिल्ली के अंदर बना हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसको बनाया क्यों गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि 1914 में 1914 से लेकर के 1918 तक क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है? और ठीक है, और दोस्तों जस्ट इसके बाद 1919 में क्या हुआ था? 1919 में एगो अफगान युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? एगो अफगान अफगान युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में क्या हुआ था? जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे 1919 में। तो दोस्तों 1919 में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं के नाम लिखे हैं कहां पर? इंडिया गेट पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इंडिया गेट पर क्या लिखा है? जो भारतीय सैनिक हमारे शहीद हुए थे उनके क्या लिखे हैं वहां पर? नाम लिखे हैं, ठीक है? अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, है ना? तो देखो, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया गेट कब स्टैब्लिश हुआ था, तो दोस्तों इंडिया गेट स्टैब्लिश हुआ था 12 फरवरी 1931 में स्टैब्लिश हुआ था। याद रखोगे, ठीक है? तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इंडिया गेट कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आप याद रखोगे 12 फरवरी 1931 को ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? अच्छा, किसने स्टैब्लिश करवाया था? तो दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराया था। किसने कराया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोस्तों ये स्टैब्लिश करवाया था, ठीक है? अच्छा, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया गेट का उद्घाटन किसने किया था? याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस इंडिया गेट पर बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में आ जाए आपके एग्जाम में तो आप लोग 100% करके आओ, ठीक है? तो याद रखोगे 12 फरवरी 1931 को इंडिया गेट स्टैब्लिश हुआ था और किसने करवाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराया था, ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि इंडिया गेट का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इंडिया गेट का उद्घाटन किया था वायसराय, ठीक है? वायसराय लॉर्ड लॉर्ड इरविन ने दोस्तों किया था। इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था, ठीक है? क्या नाम है? वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है? याद रखोगे। अच्छा, और दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया गेट की हाइट कितनी है? गेट की हाइट कितनी है? तो दोस्तों इंडिया गेट की जो हाइट है वो 42 मीटर है। कितनी है? 42 मीटर है। आप लोग याद रखोगे कितना है? 42 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है? मतलब कि 138 फीट हो गया। कितना हो गया? 138 फीट हो गया, ठीक है? याद रखोगे। अच्छा, अब पूछ सकता है कि इंडिया गेट पर जो इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ है, ठीक है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ है उसमें कौन से पत्थर लगे हैं? तो कौन से पत्थर लगे हैं? लाल बलुआ। याद रखना, लाल बलुआ वलुआ लाल बलुआ पत्थर लगे हैं, ठीक है? लाल बलुआ पत्थर और क्या लगा है? और दोस्तों लगा है ग्रेनाइट। क्या लगा है? ग्रेनाइट लगा है इसके अंदर, ग्रेनाइट। और ये सब कहां से लाया गया है? ये सब लाया गया था भरतपुर से लाए गए थे। कहां से लाए गए थे? भरतपुर से ये सब चीजें लाई गई थी और इंडिया गेट को बनाया गया था, ठीक है? अच्छा,
अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया गेट को बनाने में कितने साल लग गए, मतलब कितने ईयर में इंडिया गेट बन के तैयार हो गया था प्रॉपर, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया गेट बनने में कितना टाइम लग गया था, इसको लग गए थे 10 ईयर लग गए थे। कितने लगे थे, 10 ईयर दोस्तों इसके अंदर लग गए थे, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो दोस्तों इंडिया गेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। देखो एक बात बताओ, इंडिया गेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो दोबारा से यही थोड़ी पूछेगा, इंडिया गेट से क्वेश्चन पूछेगा लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे हो ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन उसी टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक को अच्छे से कर लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये एक मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों आप लोगों को इस सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करने में, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बन रहा है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ा दरवाजा कहाँ है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में। और क्या नाम है उस दरवाजे का, बताओ। बुलंद दरवाजा। क्या नाम है, बुलंद दरवाजा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा है। कहाँ पे है, यूपी में। और कहाँ पे है, यूपी में कहाँ पे है, फतेहपुर में। कहाँ है, फतेहपुर में। लिख दूं यहाँ पे फतेहपुर, ठीक है, याद रखना फतेहपुर, ठीक है। आप लोग नोटबुक ले लेना, उसमें सारी सारी बातें लिख लेना, नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के, बहुत अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है? तो मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। इसको रफ करता हूं मैं, ये गायब हो गया और ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन सेकंड में। इसमें लिखा है हरि प्रसाद चौरसिया इज रिनोव्ड प्लेयर ऑफ, फिर दे दिया डैश। तो ये कह रहा है कि हरि प्रसाद चौरसिया का लोकप्रिय वादक क्या है, मतलब हरि प्रसाद चौरसिया को क्या पसंद है। तो हरि प्रसाद चौरसिया को पसंद है फ्लूट। क्या पसंद है, फ्लूट मतलब बांसुरी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। याद रखोगे, आपको याद रखना है कि हरि प्रसाद चौरसिया को क्या पसंद है, बांसुरी पसंद है, मतलब कि फ्लूट पसंद है। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें लिखा है, ठीक है, तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरल। मतलब कि ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा डांस है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, केरल स्टेट से हुई है। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा है पहला है कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है कुचिपुड़ी, या फिर लास्ट है उड़ीसी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, कथकली। क्या होगा, कथकली, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो कथकली की उत्पत्ति कहां से हुई है, केरल से हुई है। कहां से हुई है, केरल स्टेट से इसकी उत्पत्ति हुई है। केरल में ही दोस्तों ये कथकली डांस किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक डांस और है जो केरल में ही किया जाता है बहुत ज्यादा, उसका नाम है मोहिनी। क्या नाम है, मोहिनी यट्टम। पूरा लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे मोहिनी, क्या है, मोहिनी यट्टम। याद रखना मोहिनी यट्टम, YATTAM, ठीक है। मोहिनी यट्टम दोस्तों ये वाला डांस भी किया जाता है। अगर ऑप्शंस में कथकली ना हो तो आप लोग ऑप्शन कौन सा पिक करोगे, मोहिनी यट्टम, ये मोहिनी यट्टम वाला करोगे, ठीक है। याद रखोगे दो डांस होते हैं, पहला है कथकली और दूसरा है मोहिनी यट्टम डांस, ठीक है। ये भी किया जाता है इसके अंदर, कहाँ, केरल में किया जाता है, ठीक है। याद रखोगे तो आपको क्या याद रखना है, पहला कथकली, कथकली याद रखना, स्पेलिंग देख लेना, कली, ठीक है। कथकली ये डांस किया जाता है। और लास्ट कौन सा है, इसी के साथ एक और डांस किया जाता है जिसका नाम है मोहिनी, मोहिनी यट्टम। याद रखोगे दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं। तो ये एक मिनट गायब हो जा भाई, ये हो गया गायब। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया। दोस्तों ये कह रहा है भारत की पहली बैंक कौन सी है। तो इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट लगा के आते हैं एसबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा करके आते हैं, जो कि दोस्तों प्रॉपर क्या है, गलत आंसर है इसके। जो दोस्तों भारत की पहली बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखोगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया 4। 4 ऑप्शन में दे रखा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
अगर दोस्तों इसी पर क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब कि भारत की पहली बैंक कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो आप लोग बताओगे 1770 में भारत की पहली बैंक इस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1770 में भारत की पहली बैंक इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, याद रखोगे। और क्या नाम है पहली बैंक का? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपसे पूछ लेता है कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है किस कंपनी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। याद रखना, मैं आपको दोस्तों डीपली भी पढ़ा रहा हूं, अगर आपका क्वेश्चन कहीं से ही बने तो छूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूट सकता। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर चीज करा के चल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्लास थोड़ी लॉन्ग हो सकती है पर बोरिंग नहीं होगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आपको प्रॉपर मटेरियल मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत मेहनत से सब चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, मेरी मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे। ठीक है, तो किस कंपनी ने किया था तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो कंपनी का नाम है अलेक अलेक्जेंडर। याद रखना, जेंडर, अलेक्जेंडर नाम है कंपनी का। ठीक है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी लिख लो, एंड कंपनी। इस कंपनी ने भारत की पहली बैंक स्टैब्लिश की थी। याद रखोगे, अलेक्जेंडर नाम देख लेना, अलेक्जेंडर। ठीक है, जाएगा। क्लियर है। तो इसने क्या किया था, बैंक बनाई थी। कब बनाई थी? 1770 में स्टैब्लिश करवाया था। अच्छा, तो दोस्तों ये बैंक गई कहाँ? तो हुआ क्या था, फाइनेंशियल एरर की वजह से, फाइनेंशियल एरर की वजह से, मतलब कि पैसों में हेरा फेरी होने की वजह से क्या हो गया था, इस बैंक को बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बैंक को बंद कर दिया गया था। कब बंद किया गया था? ये बंद किया गया था 1832 में। कब किया गया था? 1832 में इस बैंक को बंद कर दिया गया था। स्टैब्लिश हुई थी 1770 में। ठीक है, और बंद कब हो गई थी? 1832 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की जो पहली बैंक थी वो कब बंद हुई थी? तो कब बंद हुई थी? 1832 में बंद हो गई थी। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा क्वेश्चन 5 में? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। मतलब कि ये कह रहा है कि भारत के अंदर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था इसके फादर कौन है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। जैसे कि दोस्तों भारत के अंदर हरित क्रांति हुई थी, वैसे ही श्वेत क्रांति हुई है। अच्छा, हरित क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसे ही एक व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था भारत के अंदर। हुआ क्या था इसके अंदर? तो दोस्तों 1970 में, 1970 में क्या हुआ था कि भारत में दूध की कमी थी, और इस दूध की कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। क्या किया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। और व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किसने किया था? तो दोस्तों ये स्टार्ट किया था वर्गीज क्यूरिन ने। किसने स्टार्ट किया था? वर्गीज, VARGHES, वर्गीज क्यूरिन ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखोगे। 1970 में दूध की कमी हो गई थी और उस कमी को पूरा करने के लिए ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। और किसने किया था? वर्गीज क्यूरिन ने किया था। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो देख लो किस ऑप्शन में इनका नाम दे रखा है। तो इसको रफ करता हूं, तो ऑप्शन फर्स्ट में ही इसका नाम दे रखा है, वर्गीज क्यूरिन का। तो क्या आंसर हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, व्हाइट रिवॉल्यूशन को एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। क्या नाम है इसका? नाम है ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड इसका एक दूसरा नाम है। तो अगर वो आपसे ये पूछ ले कि फादर बताओ किसका? ऑपरेशन फ्लड का, तो आप समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है? व्हाइट रिवॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, याद रखोगे। क्लियर है। 1970 में ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? वर्गीज क्यूरिन ने किया था। क्यों किया था? दूध की कमी थी। ठीक है, याद रखोगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किस एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो सिंपल बताओ आप लोगों को, किसका यूज किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है टंगस्टन का। तो कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर दे रखा है, मतलब ऑप्शन 4 इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं
इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? टंगस्टन का यूज किया जाता है, टंगस्टन का यूज किया जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, साइंस का क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, ठीक है? तो क्लियर है, याद रखोगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें ज्यादा समझाने लायक है नहीं कुछ, और ज्यादा समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है? तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों इसमें लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। तो ये आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। हिंदी में क्या है? रासायनिक यौगिक को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है वो कौन सा रासायनिक यौगिक है, और इंग्लिश में क्या बताना है? केमिकल कंपाउंड बताना है, कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो पहले ऑप्शन में रखा है सोडियम कार्बोनेट। क्या दे दिया? सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अच्छा, तो अब हम बचे हुए ऑप्शंस को भी एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट लिखा। क्या लिखा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये होता क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट हर जगह आपको मिल जाएगा, मतलब कि इसकी कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, ठीक, हर जगह मिल जाएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं जब किसी को बॉडी में कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है। थर्ड ऑप्शन लिखा है कैल्शियम बिकार्बोनेट। दोस्तों कैल्शियम बिकार्बोनेट को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है? और सोडियम बिकार्बोनेट तो आपको पता ही होगा लास्ट ऑप्शन, ठीक है? तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जरा देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड थ्रू मोल्टन मैग्मा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चट्टान है जो मैग्मा पिघलता है उससे बनती है। मतलब कि ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चट्टान है जो कहां से बनती है? मोल्टन मैग्मा, मतलब कि जो मैग्मा पिघल जाता है उससे बनती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोल्टन मैग्मा होता क्या है। इसे बोलते हैं पिघला हुआ मैग्मा। ऐसे समझो ये पृथ्वी है, ठीक है? और पृथ्वी के सबसे नीचे वाली जो सतह है वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो जो सतह पिघल जाती है उसे हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। याद रखोगे क्या होता है मैग्मा? मैग्मा होता है कि धरती की सबसे नीचे वाली परत जो पिघल गई है उसे बोलते हैं मैग्मा। और उस मैग्मे से ऐसी कौन सी चट्टान बनती है ये आपको बताना है। तो उससे चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियस रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजीनियस रॉक्स। कहां से बनती है? जब मैग्मा पिघल जाता है तो ये वाली चट्टान बनती है, ठीक है? याद रखोगे, भूलोगे कभी कभी नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है? इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पृथ्वी वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। पृथ्वी के कौन से नीचे पर आता है, ओजोन लेयर क्या है और एटमोस्फेयर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन 9 में? एक मिनट, ये इसको रफ कर दो और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इसमें क्या लिखा है इन्होंने। इसमें लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब कि वो पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का क्या नाम है। मतलब ऐसा समझो इसको, इसको भी ऐसा समझो। ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी है, ठीक है? और आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी परत का क्या नाम है। मतलब पृथ्वी के सबसे नीचे वाली जो परत है उसका क्या नाम है। तो उसको हम बोलते हैं कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसे बोलते हैं कोर हम बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप लोग क्या करोगे? 100% उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करोगे। अगर आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो इसकी दे दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि ओजोन लेयर क्या है, इंटरमोस्ट लेयर क्या है और कौन कौन सी परत है नीचे। वो सारा का सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? क्लियर है? तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है?
आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या लिखा है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है चंद्रगुप्त फर्स्ट हैड रिसीव्ड पाटलिपुत्र एंड डोरी फ्रॉम होम। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं इन्हें पाटलिपुत्र दहेज में मिला था। तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र दिया किसने था। तो क्या लिखा है? चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र दहेज में किससे प्राप्त हुआ था? मतलब कि चंद्रगुप्त को दहेज में क्या मिला था? पाटलिपुत्र मिला था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम थे कौन। दोस्तों ये गुप्त वंश के राजा थे। क्या थे? गुप्त वंश के राजा थे, जो 320वीं ईस्वी में 320वीं ईस्वी में क्या बने थे? राजा बने थे। कहाँ के? मगध के। कहाँ के बने थे? मगध के राजा बने थे। ठीक है। अच्छा, क्या किया था इन्होंने? इन्होंने क्या किया कि लिच्छव की राजकुमारी से क्या किया? इन्होंने शादी कर ली। क्या किया? लिच्छव की राजकुमारी थी कुमार देवी। क्या नाम था उनका? कुमार देवी नाम था। उनसे इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। और जब इन्होंने शादी कर ली तो इन्होंने क्या दिया? इनके जो राज्य था, लिच्छव की जो राजकुमारी थी, इन्होंने पाटलिपुत्र क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। किसने दे दिया था? लिच्छव ने क्या किया? पाटलिपुत्र को दहेज में दे दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या देखो यहाँ लिखा है लिच्छव, तो ये आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या बताया? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? ये गुप्त वंश के राजा थे। क्या थे? गुप्त वंश के राजा थे। और 320 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मगध की गद्दी को संभाला। ठीक है, फिर क्या किया? फिर इन्होंने क्या किया? लिच्छव की जो राजकुमारी थी उनसे क्या किया? शादी की। ठीक है, और वहां से उन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र दहेज में लिया। क्लियर है? याद रखोगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया? लिच्छव आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड द टाइटल ऑफ महाराजा धीरज। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा रूलर था, मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसे उपाधि प्राप्त थी? किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। मतलब जिसको क्या बोलते थे? महाराजा धीराज बोलते थे। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि महाराधिराज होता क्या है। तो महाराजाधिराज का मतलब होता है कि राजाओं का राजा, मतलब कि महान राजा को बोलते हैं महाराजाधिराज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम किसे बोलते थे? तो दोस्तों ये बोलते थे हम चंद्रगुप्त प्रथम को बोलते थे। किसे बोलते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको मैं करता हूं रफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्या लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। तो इसमें लिखा है इन व्हाट ईयर वाज द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल क्रिएटेड। कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल का जो कार्यालय है वो किस वर्ष में बनाया गया था। जो गवर्नर जनरल है इनका कार्यालय किस वर्ष में बनाया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो ये बनाया गया था दोस्तों 1773 में, मतलब कि 1773 में ये कार्यालय बनाया गया था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें लिखा है व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब कि ये आपसे पूछ रहा है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि मौलिक अधिकारों को बताता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आर्टिकल आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए बताता है क्या? मौलिक अधिकारों को बताता है। ठीक है, याद रखोगे। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल 61 क्या बताता है, आर्टिकल 36 क्या बताता है और आर्टिकल 52 क्या बताता है, ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। किस किसका? 61 और 36 और 52। ठीक है, तो दोस्तों इनका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ये आर्टिकल क्या बताते हैं। और इसमें जो आर्टिकल 61 है ना, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। जब मैंने एक और पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। वो 61 था, उसका आंसर क्या था? 61 आंसर था। तो मैंने आपको बताया था कि 61 क्या बताता है। तो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 14 में। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 में लिखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रावधान करता है। मतलब कि इनमें से कोई एक आर्टिकल है जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल इनमें से, तो इसमें से आर्टिकल नंबर है 124। दोस्तों आर्टिकल 124 मतलब कि 124 ये क्या बताता है, ये बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखोगे आर्टिकल 124 किसके बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि आप जो ऑप्शन देख रहे हो ना, आर्टिकल 123, आर्टिकल 116, 143, तो इन आर्टिकल्स का ना मतलब आपको ना पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके आंसर भी आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन मान लो 124 से पूछ लिया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन किससे पूछ ले, 143 से पूछ ले। हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, या फिर 123 से पूछ ले, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे से आर्टिकल्स को समझोगे। और दोस्तों मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि एग्जाम देने से पहले आप लोग आर्टिकल को अच्छे से रीड करके जाना, क्योंकि 100% दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था या फिर समझाया नहीं था। क्लियर है, क्योंकि मैं जितने पेपर करा रहा हूँ हर पेपर में आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आर्टिकल आप लोग 100% पढ़ करके जाओगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 15 में, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल रिसीव्ड द गांधी पीस प्राइज 2020। मतलब कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था। तो देखो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन कब का पूछा है, 2020 का पूछा है, और अभी कौन सा चल रहा है, 2024 चल रही है। तो देखो 2024 में एग्जाम होगा हमारा, या फिर 2025 में हो, जब भी एग्जाम हो, तो इससे पहले किसको क्या क्या प्राइज मिला वो सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा रहा हूं ये 2023 का है। कब का है, 2023 का है। तो कब का पूछा है, 2020 का पूछा है। तो ऐसे ही हमसे पूछ सकता है 2022 का, 2023 का, 2024 का। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसको क्या प्राइज मिल रहा है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया हमारा। ठीक है, तो किसको मिला था, तो ये मिला था हमारा शेख मुजीबर रहमान को। तो ये मिला था शेख मुजीबर रहमान को मिला था, मुजीबर रहमान को दोस्तों ये वाला पुरस्कार मिला था। तो देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, शेख मुजीबर रहमान, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे दिया है कि शेख मुजीबर रहमान। क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया। इन्हीं को मिला था क्या, गांधी पीस प्राइज, मतलब कि गांधी शांति पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो क्या लिखा क्वेश्चन 15 में, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो दोस्तों ये कह रहा है कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किस व्यक्ति को दिया गया था, कौन सा वाला, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था रजनीकांत को। किसको दिया गया था, रजनीकांत को दोस्तों ये वाला दिया गया था अवार्ड। तो ऑप्शन देखो कहां पे रखा है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 17 में, इसमें लिखा है कि मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा विथ बांग्लादेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो दोस्तों ये कह रहा है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश से जोड़ने वाला मैत्री सेतु किस नदी पर बना है। त्रिपुरा और बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो मैत्री सूत है, क्या है, मैत्री सूत है, वो किस नदी पर बना है। तो दोस्तों ये बना है हमारा फैनी नदी के पास बना है। कहां बना है, फैनी नदी के पास ये बना हुआ है। तो ऑप्शन कहां है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखो तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो लिखा है हु हैज बीन अपॉइंटेड अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड के नए सीएम कौन थे। तो ये रहे हमारे ऑप्शंस। लेकिन ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में दोस्तों एरर था। क्या था, एरर था, मतलब क्वेश्चन क्या था, गलत था। इसका आंसर डीएसएसबी ने प्रोवाइड नहीं किया था। क्यों इसमें एरर था, क्यों एरर था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है
कि किस ईयर का बताना है कि किस ईयर में कौन से मिनिस्टर बने हैं या कब बने हैं, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं था। ऑप्शंस भी अलग थे थोड़े से, इसलिए डीएसएसबी ने इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया था। क्वेश्चन क्या हो गया था? गलत हो गया था, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अभी प्रेजेंट में बताओ कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? एक मिनट, उत्तराखंड के सीएम कौन है? आप लोग अभी बताओगे कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड के नए सीएम कौन है जो अभी अभी करंट में है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे को, ठीक है। और एज पर डीएसएसबी ये क्वेश्चन क्या हो गया था? गलत हो गया था। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कराने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मैं दोस्तों आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं डीएसएसबी के सभी पेपर आप तक पहुंचाकर रहूंगा। मतलब कि डीएसएसबी के जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। लेकिन कंडीशन एक ही है कि भाई आप लोगों का भी क्या चाहिए? प्यार चाहिए, थोड़ा सा प्यार। मतलब कि भाई मुझे लगना चाहिए कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ताकि मेरी जो मेहनत है वो खराब ना जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन्स कंबाइंड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला का नाम बताओ जिन्होंने क्या किया है? 10,000 रन्स पूरे किए हैं, कंप्लीट किए हैं सभी फॉर्मेट्स में, ऑल फॉर्मेट्स में। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों मिथाली राज नाम है। क्या है? मिथाली राज। इन्होंने क्या किया है? 10,000 रन्स कंप्लीट किए हैं सभी फॉर्मेट्स को मिला करके, ठीक है। तो देखो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है इनका नाम। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या है क्वेश्चन 20? तो इसमें लिखा है हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 3,000 टी20 इंटरनेशनल रन्स। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने टी20 में 3,000 रन सबसे पहले कंप्लीट किए हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोस्तों उनका नाम है सुजी बैट्स। क्या नाम है? सुजी बैट्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है? सबसे पहले 3,000 रन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो दोस्तों अब तक हमने क्या किया है? पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको दोस्तों पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।